हेलो ऑल, मैं अमर लक्ष्यकार एक बार फिर आपके साथ। और आज हम लोगों की तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक करेंगे, जो कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे थर्ड वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ओन्ड फंड्स। ओन्ड का मतलब अपना, तो देखिए आप, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये तो हम लोग अपने लिए ही यूज़ करते हैं। एंड प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशिंग थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। तो देखो, जो पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब ये हो गया कि जो हम लोगों ने पब्लिक से पैसा लिया है उधार, और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब हमारी रिटेन्ड अर्निंग जिसको हम यूज़ करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स तो हमने शेयर्स ले रखे हैं, तो शेयर्स तो मालिक ही होते हैं। देखो, जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये एक तरीके से मालिक होते हैं कंपनी के, तो ये तो खुद का प्रॉफिट वो हो गया पैसा। और ये जो प्लगिंग ऑफ प्रॉफिट्स है ये रिटेन्ड अर्निंग होती है, कंपनी की खुद की प्रॉफिट होती है, तो ये भी खुद का पैसा हो गया। लेकिन अगर पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं तो वो वापस करना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है? तो इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, एक्सपेंडिचर सेंटर एंड सेल्स सेंटर। तो देखो, मैं आपको इसके लिए ना एक ये दिखाता हूँ। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ना में 4 प्रकार के सेंटर होते हैं। एक रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें से कौन सा नहीं है? सेल्स। तो जो सेल्स होता है इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्स सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग कि जो बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन 1949 AD। इसके बाद हम लोग 54 देखते हैं। इफ़ द इन्वेंट्री टर्नओवर इज डिवाइडेड बाय 365, यानी कि साल के दिनों से अगर हम डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स अ मेजर ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। क्यों होगा? इससे हमें देखिए, यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर से हमें इन्वेंट्री की वो पता चल गई, एक फ्लक्चुएशन या फिर कहें तो रेंज कि वो टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना रहता है टर्नओवर के थ्रू। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे तो उसकी एवरेज एज पता चल जाएगा कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो कितने दिनों तक, एवरेज कितने दिनों तक रहता है, मतलब कितने दिनों तक वो रहता है हमारे यहाँ। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखो, बजट जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वो बेनिफिट होंगे, और जो जिसका बेनिफिट नहीं है हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेनिफिट इसका नहीं होगा। जैसे कहता है कि एड इन कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल हम इसमें हेल्प होती है जैसे हम कोऑर्डिनेट कर पाए आपस में कि भाई इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, तो वो बजट में ही तो रहता है। एड इन मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट का जो हेल्प कैसे कर सकते हैं हम? तो एक इंडिविजुअल वो तो कर नहीं सकता। मार्केट जो है ना वो कई सारी उससे कंपनीज या कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनता है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होना चाहिए बी, एड इन मार्केट सेगमेंटेशन। उसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड इम्प्रूवमेंट इन प्लानिंग, हाँ ये हम कर सकते हैं, और नन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें इसका आंसर मिल गया है जो कि है बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे बताया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। द सेटलमेंट साइकिल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेटलमेंट साइकिल क्या होती है वो हम लोग जब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तब हम लोग पढ़ लेंगे। इसका आंसर जो है वो है T+2। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। पर्पज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एज क्रेडिट रिक्वायर्स क्रेडिट टू। देखिए, अगर हमने ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट पर लिया है, ठीक है, तो उसको तो ऑफिस इक्विपमेंट को तो हम लोग डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट किसे करेंगे? तो क्योंकि हमने वो क्रेडिट पे लिया है और पैसा दिया नहीं है, यानी कि देना बाकी है, तो वो अकाउंट्स पेएबल में जाएगा। कैश को हम लोग क्रेडिट कर नहीं सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस को कर नहीं सकते हैं, एक्सपेंसेस को करनी, क्योंकि वो क्रेडिट की बात कर रहा है और ये हम डेबिट करते हैं। तो अकाउंट पेएबल इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट रिक्वायर्स क्रेडिट टू दिस, यानी कि ए। 59 देखते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स बाय डिविडेंड मेथड इट इज नेसेसरी टू नो। देखिए, कैलकुलेट हम करते हैं अगर अपनी वैल्यू को, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को, तो
और अगर डिविडेंड मेथड से करते तो इसका ना एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए तो वो समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला मैंने निकाल रखा था बट रिसेंटली अभी नहीं दिख रहा है वो, तो ठीक है। इसमें नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड की, ठीक है ना। उसमें 2-3 चीज़ें होती है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी रहते हैं, तो उससे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रहती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो 59 का हो जाएगा वो जाएगा डी। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 2:1, ठीक है। सी एडमिट होता है नए पार्टनर के रूप में और 1:4 का शेयर उसका रहता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। एज टू भी दिया है 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, पहले तो न्यू रेशियो निकाल के रखना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग होगा, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे ये भी है। तो रिमेनिंग शेयर निकलेगा 1 माइनस जो सी आया था, सी कितने शेयर्स के लिए आया था, 1/4 के लिए, तो हमारा रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3/4। तो ए का अब हम नया रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो ये 3/4 इंटू ए का जो रेशियो था 2:3, तो 3/4 इंटू 2:3 दैट इज 1/2 ए का रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही सेम हम लोग बी का निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 1/4। तो ए का अगर हम सेक्रीफाइसिंग निकालना चाहते हैं तो जो पुराना रेशियो है वो है 2:3, यहाँ से निकाला है, माइनस 1/2 उसका नया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। बी का सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू, तो आ जाएगा 1/12 और 1/6 है यहाँ पे, तो इसे नीचे 12 करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 2। तो जो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा एज टू बी का वो 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। A transaction recorded in the credit side of cash book is transferred to the ledger on the debit side of the account, on credit side of the account it is not posted anywhere। देखिए कहता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक, अगर कैश बुक में क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री होती है तो उसका रेलिवेंट लेजर जो होगा उसमें वो एंट्री कहाँ पे जाएगी। तो अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड में है कैश बुक में तो वो उस लेजर में डेबिट साइड में जाएगी एंट्री। तो इसका आंसर 61 का हो जाएगा ए, डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। 62 क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जहां पे इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो जो क्रेडिट होगा वो इनकम दिखाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, इनकम एंड रिसिप्ट ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं। कैश सेल्स हमारी हुई थी 3000 की, वाज पोस्टेड एज 2000, लेकिन हमने उसको पोस्ट कर दिया 2000, यानी कि सेल जो हमारी 3000 की पोस्ट होनी थी वो कितने की हो गई 1000 की। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 63 का आंसर हो जाएगा बी। सस्पेंस अकाउंट 1000 टू सेल्स अकाउंट 1000, यानी कि सेल्स जितनी की कम थी हमने उतनी की सेल्स कर दी 1000 की। क्वेश्चन नंबर 64 पे हम लोग आते हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 6000, 13000, 8000 एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। ठीक है, यहाँ पे ना हम लोगों को गुडविल निकालना है, तो गुडविल कैसे निकालें, देखिए ये मैंने करके रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64, इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 6 + 13 + 8 डिवाइडेड बाय 3 साल का दिया है, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 तो 9। इसका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया वो कितना है 9। और गुडविल कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि कितना है 2, तो 9 × 2/2 = 18,000। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 18 यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं। कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो ये किस थ्योरी में बोला गया है और ये किस थ्योरी की एजम्पशन है। तो याद रखना ये मोदी एंड मिलर की थ्योरी जो है उसकी एक एजम्पशन रहती है कि कंपनीज के डिविडेंड से पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी से कोई मतलब इररेलेवेंट होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। यानी कि ये तीन चीज़ें कहाँ रहती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी एंड ओनर्स कैपिटल। तो भैया ये रहती हैं बैलेंस शीट में। तो इस अच्छा पूछ क्या रहा है, एंटरप्राइज ऑन द स्पेसिफिक डेट, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है वो एक स्पेसिफिक डेट पे बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 66 का। 67 हम लोग देखते हैं, वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि CA माइनस CL, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर यानी कि 10, तो इसकी यानी कि जो 1 लाख रुपए है वो क्या है, वो ओरिजिनल कॉस्ट है। तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग कि फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 54 में क्या कहा गया है, उसमें एक्चुअली एक एग्जम्पशन मिली है। वो एग्जम्पशन जो है वो कैपिटल गेन, यानी कि ये कैपिटल गेन चैप्टर का क्वेश्चन है और वो उसमें पूछता है कि 54 में कौन सी एग्जम्पशन मिलती है। एक काम करते हैं, इस एग्जम्पशन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन ऑन सेल ऑफ लैंड। अगर हम लोग या तो अपना मकान या लैंड बेचते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 54 में हम लोगों को कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं। देखो 54 EC में भी मिलती है और 54 F भी होता है, ये 3 सेक्शन में मिलती है। क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड है इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर आपका कोई मकान है, आप उसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उससे जो पैसा आता है और उस पैसे को अगर आप रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिस दिन आपने इसको आप देखते हैं यहाँ पे देखिए, अगर आपने 2021 में सेल करा है तो इससे 1 साल पहले में अगर आपने मान लो कुछ खरीदा हो, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी हो, या फिर आने वाले 2 सालों के अंदर आपने ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराई हो या खरीदी हो, तो आपको उस रेलिवेंट पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसी बात को कहा गया है, एग्जम्पशन अमाउंट क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे नई प्रॉपर्टी में या फिर जो कैपिटल गेन होगा, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसका हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि असेसी शुड परचेज द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो आइए आप समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए डायनेमिक एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है एक बार समझ लो आप। जैसे हॉरिजॉन्टल, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये आपने देखा होगा किस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है, हॉरिजॉन्टली कंपेयर करा जा सके, जैसे 2 पीरियड को, पीरियड 1 पीरियड 2 जो भी चेंज आया और उसमें कितने परसेंटेज है। तो इससे हमें डायनेमिक अप्रोच मिलता है चीज़ों को देखने का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखते हैं, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है इस चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट, जो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट पे ही चार्ज होता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज, कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए यहां देखते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स ऑफ डेट्स, यानी कि हमने अगर डेट्स ले रखे हैं, एंड इक्विटी विच कंपनी यूजेस टू फाइनेंस इट्स लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। तो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए सॉरी, प्लस जो हमारे डेट्स हैं वो, प्लस जो हमारी इक्विटी है वो, तो उसको क्या डिफाइन, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को ये 3 चीजें डिफाइन करती हैं। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि इसमें क्या क्या होता है, एम्प्लाइज, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट्स, ठीक है, ये यही सही है, लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म, तो देखिए इसमें रिजर्व्स नहीं है, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट्स, इसमें भी रिजर्व्स नहीं है, और इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल की बात की गई यानी इक्विटी की बात की गई है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। और इस वाले में अगर आपको लग रहा है तो देखिए शेयर्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट्स भी आ गए, तो शॉर्ट टर्म डेट्स थोड़ी ना हम लोग लेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देखते हैं, ADR आर इशूड इन
इसका आंसर हो जाएगा डी, यूएसए। क्यों हो जाएगा? एक्चुअली में एडीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होता है, तो अमेरिकन मतलब यूएसए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक जीडीआर भी होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देखते हैं, हु इन्वेंटेड द डबल अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंटिंग नहीं, डबल एंट्री सिस्टम। इसका आंसर है ल्यूकास पेसियोली। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा बी। याद रखना, ये बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, तो ये तो कहीं भी आ सकता है अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर में। 75 हम लोग देखते हैं, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट्स आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको लगता है, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चले। थैंक यू।